एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन है, जो साइंस से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम इस पर डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। और जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकेंगे एक क्वेश्चन के सराउंडिंग में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, जब मैं इन क्वेश्चनों को देख रहा था तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। रैंडमली ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो उन्हीं को मैंने उठाया है और कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए ये क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। मतलब एल्युमिनियम जो है वो एक्चुअल में डायरेक्टली हमें अर्थ से नहीं मिलता। एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री में एक क्या है, एलिमेंट है। और ये एलिमेंट हमको अर्थ से कैसे मिलता है, ओर के रूप में मिलता है। ओर मतलब अयस्क होता है, और इसी अयस्क का नाम पूछा है, और उस अयस्क का नाम क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉक्साइड। क्या नाम भैया, बॉक्साइड। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो आंसर्स लिख लेते हैं और उन्हीं को पढ़कर बता देते हैं, है ना, तो उसमें मज़ा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ सारे जो आंसर हैं वो नहीं लिखे हैं और ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, ताकि उनमें से देख देख के मैं बता सकूं। या आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं इसके आंसर को लगा रहे हैं तो क्वेश्चन देखकर आप बताने की कोशिश करिएगा डायरेक्टली, तो वो बेटर रहता है। ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए आंसर की प्रैक्टिस हमेशा डायरेक्टली करें। तो एल्युमिनियम किससे मिलता है, हमको बॉक्साइड से मिलता है, और इस बॉक्साइड को फिल्टर करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जो कि एक एलिमेंट है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन है सिगरेट का जो धुआं होता है। अगला क्वेश्चन है जो सिगरेट का धुआं है उसमें क्या प्रदूषक होता है, क्या पॉल्यूशन उसमें होता है, और क्या उसके पॉल्यूटेंट होते हैं, उनको बताना है। तो सबसे पहले तो धुएं से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन है तो उसको मोनो कहा जाता है, दो होते हैं तो डाई हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस निकोटीन। निकोटीन जो है एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो कि टोबैको में होता है, ये बात आप जानते हैं। और ये जो निकोटीन है, यही निकोटीन भी एक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, और एक आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो प्रदूषक जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सिगरेट के धुएं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो एटॉमिक एनर्जी है, जैसे हमको एटॉमिक एनर्जी चाहिए, देखो ऊर्जा जो है वो बेसिकली 4 प्रकार से प्राप्त होती है। एक जल से, एक वायु से जिसको हम पवन विद्युत कहते हैं, एक आपकी थर्मल पावर प्लांट जिसको हम हिंदी में ताप विद्युत कहते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका परमाणु विद्युत या एटॉमिक एनर्जी। तो ये 4 सोर्स हैं एटॉमिक एनर्जी के। इन 4 सोर्सों में से परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी का सोर्स पूछा है कि एटॉमिक एनर्जी हमको कैसे मिलती है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जहाँ परमाणु रिएक्टर होते हैं, वहाँ एक एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम। जिसका नाम क्या है भैया, यूरेनियम। इस यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक, सॉरी F ब्लॉक में आता है ना। जो F ब्लॉक नीचे रखा है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट एलिमेंट्स, उसमें यूरेनियम आता है। और ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिविटी के कारण क्या होता है, ये रेडियो एक्टिविटी लगातार रिमूव करता है और उसी से एनर्जी को बनाया जाता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो शहडोल है वहाँ यूरेनियम पाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो है झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक माइंस है जिसका नाम है जादूगोड़ा। जिसका नाम क्या भैया, जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा माइंस या जादूगोड़ा प्लेस जो है झारखंड में, वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, और सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहीं से होता है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद कनाडा का नंबर आता है सेकेंड। ठीक है, ये यूरेनियम की कुछ बातें थी। अगला है जिंक सल्फाइड का जो नाम है, जिंक सल्फाइड का जो नाम है, एक्चुअल में इसमें नाम नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा था कि जिंक सल्फाइड जो है इसका यूज़ क्या है। जिंक सल्फाइड का यूज़ क्या है, और 4-5 ऑप्शन थे कि इसमें यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है। तो मैं आपको एक वर्ड में डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं एक शब्द में आंसर इसलिए दे रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है इस एज में,
इसलिए आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को पढ़ें और फैक्ट्स को पढ़ने के बाद आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे कि बार बार उन्हीं को मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ। तो जिंक सल्फाइड का जो यूज़ है, ये यूज़ होता है कवकनाशी में। किसमें? कवक। कवक आप जानते हैं फंगस है ना, जो फंगस है, जो फंजाई होती है, उसको कवक कहा जाता है। और इस फंगस को एक शब्द हम कह सकते हैं फंगिसाइड, है ना। फंगस को खत्म करने वाला फंगिसाइड होता है। अगर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या को कहीं फंगस हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जैसे कई बार बॉडी में, स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे मेडिसिन आपको देता है। अगर उस मेडिसिन का आप कंपोजिशन उठाकर देखेंगे तो उस कंपोजिशन में आपको जिंक सल्फाइड जरूर मिलेगा। तो इसका वर्क क्या है? फंगस को खत्म करना या फंगस को नष्ट करना। फंगस क्या होता है? एक प्लांट की बॉटनी की कैटेगरी है। इसको एक्चुअल में हम प्लांट भी नहीं कह सकते और इसको हम एनिमल भी नहीं कह सकते। ये दोनों के अलग एक कैटेगरी होती है फंगस की, उसमें ये आता है। बहुत सारी फंगस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइकोफाइटानिक फंगस है ना, ट्राइकोफाइटान है, एस्पेरेजिलस है, पक्सीनिया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फंगस हैं जिनके अलग अलग, कुछ फंगस अच्छी भी होती हैं, इनको खाया जाता है। जैसे आपका मशरूम हो गया, सेकमरीस सेरेबिसी हो गया, ऐसे बहुत सारे, कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला है जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, मतलब शुद्ध जल हमको कहाँ से मिलता है, और शुद्ध जल का एग्जाम्पल बताना था इसमें। तो आपको पता है कि जो प्योर वाटर है वो केवल और केवल वर्षा का पानी होता है, रेन वाटर। जो रेन वाटर है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब रेन से वाटर गिरता है तो वो वेपोराइज होके गिरता है। क्योंकि रेन होने का बेसिक रीज़न ये है कि रेन जो है वो क्लाउड से आती है, और जो क्लाउड्स हैं वो कहीं ना कहीं वेपर है। वेपोराइजेशन होता है समुद्र में, और उसके बाद जैसे ही वेपर बनती है तो सारी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं, और वेपर में प्योर वाटर पहुँचता है। और वही जब कंडेंसेट होकर वर्षा के रूप में अर्थ पे आता है तो वो प्योर वाटर होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है। जब भी पीएच वैल्यू 7 हो तो वो वाटर हमेशा प्योर होगा, उसको शुद्ध जल माना जाएगा। जैसे इसकी पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा होती है और जो वर्षा का पानी है, जो पानी है वो कहीं ना कहीं इम्प्योर हो जाता है, एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन का जो पानी है वो 7 से कम पीएच वाला होता है, 6 के अप्रोक्सीमेट। और अगर हम समुद्र जल की बात करें तो उसका पीएच मान और ज़्यादा होता है, 8.4 के आसपास समुद्र जल का पीएच होता है, जो कि खारा पानी माना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ लोग डिस्टिल वाटर या आशुद्ध जल भी ऑप्शन लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आशुद्ध जल में भी कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जबकि वर्षा के पानी में इम्प्योरिटीज नहीं होती। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। इसका मतलब है कि जो बायोगैस होती है, बेसिकली बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस में आपको पता है कि CH4, इसी को मीथेन कहा जाता है। CH4 या इसी को मीथेन कहा जाता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। और इसी गैस के द्वारा एनर्जी को यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप्स में। और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एक प्रकार का कौन सा कंपाउंड है भैया? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है। बहुत सारे कार्बन्स की श्रृंखलाएं हैं, है ना, जैसे एथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन, एक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसी बहुत सारी हजारों श्रृंखलाएं हैं। और इसको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। कभी केमिस्ट्री में इसकी डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो मीथेन जो है वो बायोगैस पूछे तब भी आपको मीथेन लगाना है, या कभी क्वेश्चन गोबर गैस से पूछा जाए कि जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है या कौन सा कंपोनेंट होता है, घटक होता है, तब भी आंसर आपको मीथेन ही लगाना है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो मानव शरीर है उसमें उपस्थित एलिमेंट बताना है, तत्व बताना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी और बायोलॉजी में हमने कई बार पढ़ा है डिटेल से कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। कौन सा भैया? ऑक्सीजन। इसको आप जर्नल वे में इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे हम लगातार बॉडी के अंदर क्या दे रहे हैं, हम लगातार बॉडी के अंदर क्या दे रहे हैं, तो हम बॉडी के अंदर लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप लगातार इंटर कर रहे हैं लगातार। अब आप मुझे ये बता दो कि 1 मिनट भी ऐसा होता है 24 घंटे में जब आप ऑक्सीजन को आपके बॉडी में अंदर जाने से रोक दें या बंद कर दें? नहीं, लगातार आप ब्रीथिंग करते रहते हैं, रेस्पिरेशन होता रहता है और ऑक्सीजन आपके अंदर जाकर आपके फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे आपको लगातार एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसके अलावा फिर बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन, सॉरी बोरॉन नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये बेसिक 5 एलिमेंट माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा बॉडी बनी हुई है। बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है और यही 5 एलिमेंट को सामान्य कॉमन भाषा में पंच तत्व भी कहा जाता है और इन्हीं से सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये मुख्य एलिमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन नॉर्मली तो हमारे बॉडी में है ही। एक तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, जो कि हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर्टिकुलर सेल तक जाकर एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। और दूसरा फॉर्म होता है इसका वाटर के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में पानी भी, अगर हम कंपोनेंट की बात करें, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हमारी बॉडी में जल ज़्यादा होता है। लगभग 65 to 70% पानी होता है हमारी बॉडी में, जो कि साइटोप्लाज्म की फेस में सेल के अंदर पाया जाता है। और H2O में भी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी हैं। अभी ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि वहाँ एग्ज़ाम में जो सेट था जिस डेट का, उस डेट के सेट्स में आखिर किस तरीके से पूछा गया था। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है ये मुझे एक्चुअल नहीं मिल पाए हैं, अलग अलग बच्चों ने, स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से बताए हैं, तो किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके, तो मैं अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से पूछा गया है। मैं उसका जो डायमेंशन है वो सभी प्रकार के डायमेंशन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन जैसा भी रहा हो आप समझ जाएं। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप जनरली CO2 कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में रहा हो तो आप ये लगा देंगे, और अगर ये नहीं रहा तो आप जलवाष्प भी लगा देंगे, क्योंकि जलवाष्प को भी, एक्चुअल में जलवाष्प एक गैस नहीं है, फिर यहाँ गैस नहीं लिखा रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है गैस लिख देता है और ऑप्शन में जलवाष्प ही देता है, तब उसको सही माना जाएगा। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और CFC हो गया। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कुछ गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। अगर वो ये पूछ लेता कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तब फिर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता जो कि इससे डिफरेंट होता, जो वहाँ सही हो जाता। क्लियर है? और जो ग्रीन हाउस गैस है CFC, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ये बात आप जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो CFC है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, और यही गैस जो है जब वातावरण में पहुंचती है, चलो ये जो CFC ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके सारे प्रशीतकों से भी रिलीज होती है, जिसमें आपका फ्रिज आता है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर कहलाता है, AC हो गया आपका, AC हो गया, इन सभी से यही CFC गैस रिलीज होती है, जो कि एक प्रकार का शीतलक है, एक प्रकार का प्रशीतक है, प्रशीतक गैस है, जो कि इन्वायरमेंट को कूल कर देता है। एनवायरनमेंट को तो कूल कर देता है, लेकिन जब ये एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट में ऊपर तक चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं ओजोन को डिस्टर्ब करता है। आपके एनवायरनमेंट में 20 से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर में अगर छिद्र हो गया है, अंटार्कटिका में जो देखा गया है, वो कहीं ना कहीं CFC के कारण ही हुआ है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित किया गया है और इसमें काफ़ी परसेंटेज तक रिकवरी देखी गई है।
ओजोन की बात करें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन पर जो सबसे पहला शुरुआती कहना चाहिए कॉन्फ्रेंस है वो 1987 के अप्रॉक्स हुआ था। तब से लेकर ओजोन पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसको रिकवर करने की बात की जा रही है, और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिटमस पेपर, है ना। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बहुत सारी क्लास में, 10th में भी है, 9th में भी है, कि एसिड बेस क्या है। तो एसिड बेस आप जानते हैं, जो एसिड है वो जनरली 0 pH से लेकर 7 pH तक होता है, एक्चुअल 6.9 तक होता है। 7 में तो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, तो ये एसिड होता है, और pH जब 7 से ऊपर होता है तो वो बेस हो जाता है। तो एसिड और बेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा लिटमस पेपर का उपयोग होता है। अगर लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाए तो वो एसिड होता है, और अगर लाल से नीला हो जाए तो वो लिटमस पेपर जो है, अगर लाल से नीला हो तो वो बेस कहलाता है, मतलब बेस सॉल्यूशन में आपने उसको डिप किया है। एक छोटा सा पेपर आता है, कभी आपने कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल किया होगा। तो लिटमस पेपर को जैसे हम एसिड में डुबाते हैं तो वो नीले से लाल हो जाता है, और उसमें बेस में लाल से नीला हो जाता है। ये बेसिक फंडा है। लेकिन यहाँ उसने पूछ लिया कि भाई ये लिटमस पेपर बनता कैसे है ना। तो एक कैटेगरी है प्लांट की, जिसको आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। मैंने चैनल पे एक और लेक्चर डाला था, शैवाल। इंग्लिश में इसको एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? एल्गी कहा जाता है। अब एल्गी भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी एल्गी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उडोगोनियम है, बॉलवॉक्स है, ठीक है, बाउचेरिया है, सारगासम है, ऐसी बहुत सारी हैं। कुछ एल्गी अच्छी होती हैं खाने वाली, जनरली सब अच्छी होती हैं, कोई ऐसा खराब नहीं होता। कुछ एल्गी से चॉकलेट वगैरह भी बनाई जाती है। और एक एल्गी है आपकी जिसका नाम है, क्या नाम है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उस एल्गी से आयोडीन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भैया? आयोडीन, हाँ, लेमनेरिया। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था कि जो आयोडीन है वो किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो लेमनेरिया एक शैवाल होती है, तो लेमनेरिया से ये निकाला जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो लिटमस पेपर जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। अब अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो भैया ये एक रोसेला नामक शैवाल होती है। देखो शैवाल हजारों प्रकार की है, कॉमनली शैवाल ही आया है, लेकिन कभी आप अप लेवल का एग्जाम दें, प्रो लेवल का एग्जाम दें, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर कौन सी शैवाल है, तो रोसेला शैवाल है। तो रोसेला शैवाल से लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है। और जो शैवाल है एक्चुअल में कभी कभी क्या है, इसमें आपको लाइकेन भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? लाइकेन भी मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में शैवाल के साथ साथ इसमें कवक भी होता है। क्या होता है? देखो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में अगर लाइकेन है तो फिर आप लाइकेन लगा देंगे, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है वो एक्चुअल में कवक और शैवाल दोनों का मिश्रण होता है। तो लाइकेन, इसका सही आंसर लाइकेन होगा। मेरे ख्याल से इसमें लाइकेन था ऑप्शन में, जैसा कि मुझे याद आया। तो लाइकेन से जो है वो लिटमस पेपर प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा हो तो गन्ना के किण्वन से आपको पता है कि सिरका बनता है, और इससे कहीं ना कहीं जो सिरका बनता है उस सिरके में कौन सा एसिड होता है ये पूछा है। तो जनरली आपको पता है कि सिरका जो है, विनेगर जो होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, है ना, और जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो जो सिरका है, ये जब कॉमन सिरका पूछे तब आपको एसिटिक एसिड लगाना है, लेकिन जब यहाँ इस तरीके की प्रोसेस देके पूछ ले तब इसका आंसर क्या होगा सही? लैक्टिक एसिड। तब इसका आंसर क्या होगा भैया? लैक्टिक एसिड। जनरली जो लैक्टिक एसिड है ये मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इसमें पाया जाता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सड़ाने वाली प्रोसेस है। किण्वन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सड़ाना या छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना। तो गन्ना की जो शुगर होती है, सुक्रोज, उस शुगर को किण्वन किया जाता है, सड़ाया जाता है, और उससे जो सिरका बनता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जबकि कॉमनली जो सिरका है उसमें एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एक ही नाम। अगला क्वेश्चन था कि माचिस की जो तीली है उसकी नोक में क्या होता है। जैसे माचिस आप जलाते हैं
तो उसमें क्या होता है नॉक में, तो उसमें फास्फोरस होता है भैया। क्या होता है? फास्फोरस। आपको पता है फास्फोरस एक एलिमेंट है और फास्फोरस उसमें लगाया जाता है। अब हो सकता है ऑप्शन में उसने 2 फास्फोरस दे दिए हो या 4 ऑप्शन में फास्फोरस हो सकते हैं, लाल फास्फोरस, नीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो आपको सही आंसर लगाना है रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो है उसको सामने लगाया जाता है और आपको पता है फास्फोरस एक ज्वलनशील एलिमेंट है। जैसे ही वो रगड़ के संपर्क में आता है किसी भी चीज़ के और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया है। अगला क्वेश्चन था सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आया होगा या फिर इसका पूरा नाम लिखा होगा और पूछा होगा कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम पूछा है। तो इसको कहा जाता है, यहाँ लिखता हूँ, बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है भैया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अन्य नाम है वो क्या है? बेकिंग सोडा है। एक सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, KOH होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड हैं जिनके नाम आपको याद रखना। एक और है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है CaCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है। CaOCl2 ये इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका जो है फिल्ट्रेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? वाटर फिल्ट्रेशन। जो आप शहर में रहते होगे, किसी भी शहर में, तो शहर में जो पानी आता है कॉरपोरेशन का, टंकियों का, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। कहते हैं कि भाई इसमें दवाई मिली है। एक्चुअल में वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जीवाणुनाशक है और वाटर प्यूरिफायर सब्सटेंस है। तो इससे वाटर आपको प्योर हो जाता है CaOCl2 डालकर। इसकी बहुत सारी बोलियां आती हैं जो पानी में डाल देते हैं और पानी को क्लीन कर दिया जाता है, बैक्टीरिया सारे उससे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। कहाँ पर स्थित है? इन विच सिचुएटेड नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो इसका सही आंसर है पूना, या आप इसे पुणे भी कह सकते हो। पुणे भी कह सकते हो या पूना भी कह सकते हो, जो ऑप्शन में रहा हो। तो पुणे में हमारी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? सिचुएटेड। ठीक है, अगला है ज्वलनशील गैस निम्न में से कौन सी है। तो आपको पता है ज्वलनशील जो गैस है, अब ज्वलनशील गैसें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि भाई ऑप्शन क्या था। ऑप्शन क्या था? तो ज्वलनशील गैस में मेरे ख्याल से यही होगा और यही आता है, क्योंकि भारत सरकार इसी पे बात कर रही है। ज्वलनशील जो गैस है वो है आपकी हाइड्रोजन। क्या भैया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कहीं ना कहीं, हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं प्योर ईंधन माना जाता है। इसको ज्वलनशील ईंधन भी माना जाता है। और कहते हैं कि इसे जलाने पर, कहते क्या है, सही बात है, इसको जलाने पर जो है वो प्रदूषण नहीं होता। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आया हो कि प्रदूषण रहित ईंधन कौन सा है, तब भी आप हाइड्रोजन लगाएंगे। प्रदूषण रहित ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जब आप कभी पढ़ेंगे या यूट्यूब पर डला हुआ है, देखना आप मेरे चैनल पर, तो उसमें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई भी स्थान निश्चित नहीं हुआ है। भले ही उसको हम एस ब्लॉक के फर्स्ट टेस्ट में रखते हैं, लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन का कोई भी स्थान निश्चित नहीं है और उसी कारण इसको आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या वो प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है, जिस कारण इसकी न्यूट्रॉन संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, और इससे जलाने पर किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से भविष्य में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में होने वाला है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि संसार या पूरे यूनिवर्स में, अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है, तब भी आपका आंसर हाइड्रोजन ही होगा।
बात क्लियर है। तो हाइड्रोजन से मैंने आपको यहाँ 6-7 क्वेश्चन बता दिए हैं। इन्हीं से इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और वही आपको सही तरीके से वहाँ टिक करने हैं। ठीक है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी में पूछे तब आंसर अलग होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर आपका अर्थ पे पूछे तब आंसर अलग होगा। लेकिन जब आपसे पूछे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तब आप हाइड्रोजन लगाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे? तो आपको पता है कि जो सन है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जो सन है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और आपने एक बात और सुनी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े कई तारे हैं। सूर्य से भी बड़े बहुत सारे तारे हैं, अपितु वो दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य से कई किलोमीटर दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, बल्कि वो सूर्य से काफ़ी बड़े हैं। सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी 15.6 करोड़ किलोमीटर है। ये फ्लैक्चुएट होती है क्योंकि दो घटनाएं ब्रह्मांड में देखी जाती हैं, अपसौर और उपसौर, जिसके कारण ये 14.2 करोड़ से लेकर 15.6 करोड़ तक ये फ्लैक्चुएट करती रहती है। इतनी दूरी होने के कारण ये हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है। तो जब इतने बड़े तारे हैं तो आपको एक बात पता है कि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, और तारों में जो प्रकाश है, तारों में जो लाइट है, जो तारों में लाइट आता है, वो लाइट की आने की वजह है हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन ही लगातार ज्वलनशील हो रहा है, जल रहा है, और यही हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में, और इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और यही नाभिकीय संलयन से जो एनर्जी रिमूव होती है वो हमारे अर्थ तक आती है बाय लाइट। ठीक, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो लाइट आ रहा है वो नाभिकीय संलयन से आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये कवर हो गया कि सूर्य में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, और वो एनर्जी रिलीज होकर फोटो के रूप में, लाइट के रूप में हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाती है। ठीक है, सूर्य तक आने में लगा जो समय है वो 8 मिनट 16.4 सेकंड का समय है। इतने समय में हमारे पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आ जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हाइड्रोजन के वो आपको यहाँ बता दिए हैं। और आज का लास्ट भैया, आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ओजोन किस चीज़ का बना होता है। ओजोन किस चीज़ का बना होता है? तो उसमें कुछ अजीब तरीके से ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था, चलो मैं बोल के ही बताता हूँ, कि केवल ऑक्सीजन से। एक में था कि ऑक्सीजन से। एक में था ऑक्सीजन और कार्बन से। एक में था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो वहाँ आपका सही आंसर क्या था ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि इसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है O3। क्या होता है भैया? O3। अब इस O3 में O2 जो है वो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल होता है और ये एटम होता है। दो चीजें हैं, जब सिंगल कोई चीज है तो वो एटम है, और जब वो एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन में अगर ऐसा रहा हो एक एटम और एक मॉलिक्यूल तो वो सही था, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन के एटम को एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया? O3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का फॉर्म होता है O3 के रूप में, जो कि ओजोन कहलाती है। और ये ओजोन में अगर इस तरीके से ऑप्शन रहा हो कि ओनली ऑक्सीजन, अगर ऑप्शन में इस तरीके से रहा हो कि एक में हाइड्रोजन है, एक में कार्बन है, एक में फास्फोरस, ऐसा कुछ भी हो, और एक में लिखा हो केवल ऑक्सीजन, तब भी वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम के अलावा कुछ नहीं होता। 3 एटम आपस में मिलते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे कवच के रूप में जानी जाती है ना। इस ओजोन अगले आपके सेट में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओजोन को किस नाम से जाना जाता है, ओजोन को क्या कहा जाता है? तो हमारे अर्थ का सील्ड कवर कहा जाता है, हमारे अर्थ का सील्ड कवच कहा जाता है।
शील्ड कवच कहा जाता है, हमारे ऊपर एक प्रकार के कवच के फॉर्म में है, और जो सनलाइट से यूवी रेस पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो हमारे पृथ्वी तक इंटेंसिटी है लाइट की वो कहीं ना कहीं कम जाए। ठीक है। ओजोन से एक क्वेश्चन और मुझे याद आया कि अगर ओजोन है और कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ओजोन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है या हार्मफुल है या नुकसानदायक है, तब वहाँ ऑप्शन जल्दबाजी में गलत मत लगाइएगा। हमारी बॉडी के लिए ओजोन जो है वो नुकसानदायक होती है। देखो, दो बातें हैं, जब वो एनवायरनमेंट में है तो एक अलग बात है, अगर वो हमारी बॉडी के संपर्क में है तो एक अलग बात है। जब वो जो हमारी बॉडी के संपर्क में आती है तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक होती है, और जब वो हमारे वातावरण में है, शील्ड कवर के रूप में है, तब वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो ओजोन अगर पृथ्वी पर नहीं है तो ज़्यादा फायदा है, अगर ओजोन हमारी पृथ्वी पे आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा, क्यों पहुँचेगा, क्या होता है, इसके लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन करें, हमारी टोटली एक्सप्लेन वाली क्लास देखें टॉपिक वाली, तो उसमें आपको ये सब बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझ में भी आएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आज का सेशन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें कुछ मैंने फैक्ट उठाए थे और उन फैक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर अप कराया, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो लगातार इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे और आप तक बहुत सारे वीडियो पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को जहां तक शेयर हो सके शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो। देखो, वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो में आपको कंटेंट मिला है, वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया है, तभी आप उसको शेयर कीजिए।